नमस्कार, न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल CNBC आवाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। बिहार में मतदान हो गया संपन्न, तो अब क्या बचा? अब है नतीजों का इंतजार, लेकिन नतीजे कैसे आएंगे इसकी एक झलक आपको मिल जाती है एग्जिट पोल में। इसलिए हम लेकर आए हैं मेगा एग्जिट पोल। थोड़ी देर में आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि शुरू हो चुका है देश का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल, न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल के लिए हमने बिहार की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद वोटर्स का सर्वे किया है। सीधे सवाल पूछे, यानी बिहार की आधी सीटों पर हमने सर्वे किया है। हर विधानसभा क्षेत्र में 225 लोगों से प्रश्नोत्तरी क्वेश्चनर भरवाए गए हैं। हर विधानसभा में 15 पोलिंग बूथ के वोटर्स को चुना गया है, यानी कि हर पोलिंग बूथ के 15 वोटर्स, 15 पोलिंग बूथ और 15 वोटर, कुल मिलाकर 225 लोग एक विधानसभा क्षेत्र में। और इस तरीके से कुल 27,450 लोगों का सर्वे किया गया है। मोबाइल ऐप और मिक्स्ड मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए हम इस मेगा एग्जिट पोल के नतीजों की बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कह रहे हैं ये एग्जिट पोल के आंकड़े। और सीधा चलते हैं दिल्ली, हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब जल्दी से बताइए कि क्या नतीजे लेके आए हैं आप मेगा एग्जिट पोल में। बिल्कुल, पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग होने के बाद और दूसरे चरण में उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड वोटिंग होने के बाद सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि आखिर सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है, कौन बाजी मारने वाला है। तो जो न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल आया, काफी साइंटिफिक तरीके से किया गया एग्जिट पोल आया, वो आपके सामने रखता हूं। ये देखिए, पहले फेज का बता दूं कि पहले फेज का एग्जिट पोल है 121 सीटों को लेकर के। एनडीए को 121 में 60 से 70 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। महागठबंधन को, जिसमें आरजेडी प्लस कैसे लिखा हुआ है, वो 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जन स्वराज पार्टी, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी चुनाव से पहले, मतदान के दौरान, उसको कोई भी सीट नहीं मिल रही है। इस बात का यहां एग्जिट पोल में निकलकर सामने आई है। और एक और बड़ी बात, बिहार जैसे राज्य में अदर्स को कोई भी सीट नहीं मिल पा रही है, सिर्फ और सिर्फ 0 सीट दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में। ये अपने आप में बड़ी बात है। अब आपको हर गठबंधन के हिसाब से बात करूं तो एनडीए को 60 से 70 सीटें जो मिलने वाली हैं, पहले फेज की बात कर रहा हूं, बार बार दोहरा दूं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 20 से 30 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जनता दल यूनाइटेड को 35 से 45 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। एलजेपी, जो कि रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी कह लें, उसको 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। ये अपने आप में थोड़े से चौंकाने वाले नतीजे बताए जा रहे हैं। ये बता दो कि इसमें जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, इसमें जेडीयू को सबसे ज्यादा फायदा मिलता दिख रहा है। इस गठबंधन को पहले 32 सीटें थी, अब ये 35 से 45 सीटें। यहां पे भाजपा की बात कर रहा हूं, 2 से 12 सीटों का फायदा दिख रहा है। जेडीयू को 30 सीटें थे, अब ये 35 से 45 यानी 12 से 22 सीटों का फायदा जेडीयू को मिलता हुआ दिख रहा है। यानी महागठबंधन में एलजेपी, चिराग पासवान के शामिल होने का सबसे बड़ा फायदा, जिस बात की संभावना जताई भी जा रही थी, वो है आपको जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार की पार्टी को मिल रहा है। और पिछली बार 2020 में चिराग पासवान की पार्टी अलग से चुनाव लड़ी थी, तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी को हुआ था। और अब साथ में मिलने का फायदा सबसे ज्यादा जेडीयू को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को 20 से 30 सीटें। हमको कोई सीटें नहीं, आरएलएम को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान यहां पे जताया गया है। ये पहले फेज की वोटिंग के एनडीए के एग्जिट पोल के नतीजे थे। अब आ जाइए आप महागठबंधन की बात करें। महागठबंधन को यहां पे 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। पार्टी वाइज देखें तो आरजेडी को 25 से 35 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। लेफ्ट को 10 से 15। कांग्रेस जी हां 5 से 10 सीटों पर सिमटती हुई यहां पर दिख रही है। बता दूं कांग्रेस को कहीं भी हो सकता नुकसान भी हो, फायदा हो तो मुश्किल से 2 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। ये रही आपको महागठबंधन को लेकर के सीटों का आंकड़ा। तो ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण है। अब आपको कुछ दिखा देता हूं कि अलग अलग पोल्स जो किए गए हैं उसमें क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आए। तो ये आपको सामने अभी स्क्रीन पे दिखेगा, जिसमें अलग पोल्स जो हैं वो क्या कहते हैं। जैसे कि मैट्रिज का जो पोल कहता है, वो कहता है एनडीए को 147 से 167 सीटें मिलने का अनुमान जता रहा है। आरजेडी को प्लस यानी महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जीएसपी जन स्वराज पार्टी को मैट्रिक्स 0 सीट या फिर 2 सीट देने का अनुमान यहां पे दे रहा है। जेवीसी का जो पोल है वो भी एनडीए को 135 से 150 सीटें मिलने का अनुमान जता रहा है। चाणक्य 130 से 38,
पीपल्स इनसाइट 133 से 148, पी मार्क 142 से 162, यानी सभी पोल्स जो हैं वो एनडीए को वहां पे साफ तौर से बहुमत मिलता दिखा रहे हैं। आरजेडी के लिए मैट्रिक्स 70 से 90, जेवीसी पोल 88 से 103, चाणक्य 100 से 108 और पीपल्स इनसाइट 87 से 102, पी मार्क 80 से 93। मुश्किल से 100 के अंदर ही सिमटता हुआ यहां पे दिख रहा है महागठबंधन। चाणक्य में सिर्फ 100 से प्लस 108 दिखा रहा है। जेएसपी को सबसे महत्वपूर्ण बात कि जन स्वराज पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें मिलती हुई नहीं दिख रही किसी भी एग्जिट पोल में। मैट्रिक्स में कह रहा है बहुत मिलेगा तो 2 मिलेगा, जेवीसी पोल कहेगा या तो नहीं मिलेगा, मिलेगा तो 1 मिलेगा। चाणक्य तो कह रहा है ये भी नहीं मिलेगा, न्यूज 18 भी पोल कह रहा है कोई नहीं मिलेगा। पीपल्स इनसाइट कह रहा है 0 से 2, पी मार्क 1 से 2 की बात कर रहा है। अदर्स की सीटें मैट्रिक्स बढ़ा रहा है, 2 से 8 मिल सकती हैं, जेवीसी पोल 3 से 6 कह सकते हैं, चाणक्य 3 से 5 और पीपल्स इनसाइट 3 से 6 की बात कर रहा है। पी मार्क कर रहा है तो नहीं मिलेगा, अदर्स को मिलेगा तो यहाँ पे 3 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये है अब तक के एग्जिट पोल के नतीजे जो निकलकर सामने आए हैं। ये महागठबंधन को और एनडीए को लेकर के एनडीए को साफ तौर से बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ प्रतीक त्रिवेदी साहब हैं। प्रतीक जी, ये जो पूरा एग्जिट पोल के नतीजे आपने देखे जी, आप अलग अलग जिलों में हर क्षेत्र में आपने घुमा, बिहार में ये नतीजे आपको जो जमीन के जो पल्स आपने फील किए थे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यकीनन ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आक्रोश जो था वो भी देखने को मिल रहा था। कई जगह बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला। लेकिन ये जो खास बात है जिस पे ध्यान देने की बात है वो ये है कि आरजेडी यहाँ पे बहुत बहुलता के साथ पिछले चुनाव में मौजूद थी और जन स्वराज की यहाँ पर उपस्थिति एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिख रही थी। जहाँ पे मुझे जहाँ मैंने शो किया है, मतलब मूलतः तो बिहार को मैंने पूरा लगभग इस बार कवर किया, तो यहाँ पे जन स्वराज दिख रही थी और काफ़ी, और क्योंकि वो यहीं से आते भी हैं और उन्होंने जो टिकट भी दिए हैं अपने लोगों को, तो वो ऐसा लग रहा है कि हर शो में वो लगभग 10 या 12-15 लोग पीले कुर्ता या ड्रेस में मुझे मिले अंगोछे के साथ, तो लग रहा था। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर उनको कोई सीट आते हुए नहीं दिख रही है। लेकिन ये अनुमान जो लगाया जा रहा है कि एनडीए को यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो ये फैक्टर भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। और ऐसा मोटे तौर पे जो अगर आप पूरा आकलन करेंगे पूरे चुनाव का, तो ये कह सकते हैं इसके आसपास परिणाम रहने चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि बार बार कई लोग ये कह रहे थे कि जन स्वराज पार्टी या फिर प्रशांत किशोर टीवी पर ज्यादा दिख रहे हैं, जमीन पर कम दिख रहे हैं। जमीन पर दिखते भी हैं तो बिहार के कुछ चुनिंदे हिस्से पे दिख रहे हैं, चारों तरफ नहीं दिख रहे हैं, ये एक कहा जा रहा था। दूसरा, बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बड़ा परिपक्व हैं, आप भी इस बात को महसूस किए होंगे। तो जिनको लगा कि जो जीत रहा है या फिर जो हो रहा है, जो हार रहा है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है उसी को वोट क्यों ना दिया जाए, कहीं ये फैक्टर तो नहीं रहा? जब मैं बिहार में सितंबर से गया और सितंबर में मौजूदगी मेरी थी, तो उस समय 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी और हर एक आदमी जानना चाहता था कि प्रशांत किशोर फैक्टर क्या है। और एसआईआर को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा थी, लगभग 2 महीने 1.5 महीने उसी पे सारा मंथन हो रहा था। तो एसआईआर का मुझे कहीं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिला। 1-2 पॉकेट्स में जहाँ पे कांग्रेस कर रही है, बैक कर रही है आरजेडी, वहाँ कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बात उठाई या जनता की बात देखने को मिली। दूसरी बात, प्रशांत वाली बात, जैसे आप सीमांचल के एरिया में जब हम गए तो वहाँ पे मुझे बहुत कम उपस्थिति दिखाई पड़ रही थी। लेकिन जब मैं वेस्टर्न बिहार में जाऊँ, शाहबाद वाले एरिया में जब मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे मुझे प्रशांत कुमार दिखाई पड़ रहे हैं। अगर मैं उत्तरी वाले बिहार में जा रहा हूँ, वहाँ प्रशांत कुमार की काफ़ी उपस्थिति दिख रही है। लेकिन ये बात जो आपने पूछा कि वोट में तब्दीली, यहां पे मुझे लगता है कि लोगों ने ये तो बात कहा कि इनकी उपस्थिति बिहार के राजनीतिक मैप में बहुत अच्छी है, लेकिन ये बार बार सारे लोग कहते हैं। लेकिन ये बात जरूर वो कहते हैं कि अभी मैच्योरिटी और गांव के लेवल में जो पेनिट्रेशन है, क्योंकि वो मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा करते हैं चुनाव को, इसमें तो कोई बहस की बात ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो गांव में जो स्थितियां पेनिट्रेशन की है, जहां पे बहुत बड़ा फैक्टर है, वो शायद वो नहीं कर पाए हैं अभी भी स्टिल, तो वहां पे वो चीजें नहीं देखने को मिली। कि मैं अगले सवाल के दूसरे गेस्ट पे जाऊंगा, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि 2 MY फैक्टर थे। एक MY फैक्टर जो ट्रेडिशनल MY फैक्टर बिहार में होता है, मुस्लिम और यादव का MY फैक्टर। दूसरा MY फैक्टर था महिला और युवा का MY फैक्टर। तो अगर एग्जिट पोल को मान लिया जाए तो मुस्लिम यादव वाला जो MY फैक्टर था वो बहुत काम करता हुआ इस बार नहीं दिखा, महिला युवा वाला फैक्टर ज्यादा काम करता हुआ दिखा। यह कहना सही होगा? नहीं, मैं ये कहता हूं कि मुस्लिम और यादव वाला जो फैक्टर है वो इंटैक्ट है, बिल्कुल है। उसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा तब्दीली देखने को नहीं मिली। इसलिए कागज पे अगर आप इस समीकरण को देखेंगे
कागज पे समीकरण निकालेंगे तो बहुत ये उलझी हुई तस्वीर दिखती है। तो एमवाई फैक्टर है, वहां पे मौजूद है, लेकिन क्योंकि प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं जाति तोड़ दो, लेकिन अब प्रशांत फैक्टर पे आप सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं, एमवाई फैक्टर पे पूछ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि मैंने जितनी भी महिलाओं से पूछा, वो चाहे पीछे खड़ी हो, चाहे ना बोली हो, चाहे उन्होंने बहुत मंद आवाज में अपनी बात कन्वे की हो, वो उन्होंने ये सिर्फ धीरे से कहा है कि हाँ मुझे 10,000 रुपये मिले हैं और मुझे वेट है, 190 का इंतजार है, या वो फैक्टर बहुत कारगर साबित हुआ है। और इसमें दो राय नहीं कि महिलाओं को ने बहुत बढ़ चढ़ के जो कहा जा रहा है, वैसे पिछले भी चुनाव आप देख लें तो महिलाओं की जो भागीदारी है जो बिहार के चुनाव में वो ज्यादा रही है पुरुषों से। तो ये एक बार स्थिति जरूर निश्चित तौर से कही जा सके। युवा जरूर, हाँ युवा एक बात जरूर है कि वो नाराज दिखता है, वो कहीं ना कहीं नाराज दिखता है। तो वो भी एक है जिसको रजिस्टर किया है, सारे लोगों ने माना है और इसको बार बार कहा भी गया कि युवाओं के रोजगार के लिए, चाहे दोनों पार्टियों ने कहा, एक ने कहा कि हम 1 करोड़ और दूसरे ने कहा कि अगर हम आएंगे तो सबको सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी पर सवाल बहुत सारे आए। 1 करोड़ को उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं बोला गया। लोगों ने यह भी कहा कि महिलाओं को अगर 10,000 देने थे तो पहले क्यों नहीं। लेकिन सारी चीजें जब लोगों ने घोड़ा भाग की तो उसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण थी, एक फैक्टर और है, और वो फैक्टर यह है कि जो 35 साल से ऊपर के लोग हैं चुनाव में, उन्होंने एक चीज बहुत जोर की, वो तुलना करने लगे और बहुत सारी चीजों पे उन्होंने तुलना करी। शायद वो फैक्टर भी जो है चुनाव में बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जिन्होंने कहा कि हम 35 साल के हैं या 40 साल के हैं, हम 45 साल के हैं और हम बहुत सारी चीजों को देख चुके हैं, हम जानते हैं, लिहाजा वो फैक्टर भी कहीं ना कहीं धीरे से बोलता है, लेकिन प्रोमिनेंटली वो परिवार का मुखिया भी है, या इस समय वो मुखिया हो गया है, या उसकी वॉइस परिवार में प्रोमिनेंट है। तो ये फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रहा है। बिल्कुल, आपने 35 साल से ऊपर का फैक्टर है, 35 साल से नीचे में भी जो महिला वर्ग है या फिर जो युवतियां हैं, अब स्कूल के जमाने में उनको साइकिल का दिया जाना आज भी याद होगा। जो अब वोटर बन गए तो उनको हमें एक लेडी मिली, बोले आप जो मुझे देख रहे हैं, और मेरे परिवार, वो परिवार के साथ थी, वो बोली मुझे देख रहे हैं, उसका कारण ये था कि उस जमाने में मुझे साइकिल मिली थी और मैंने पढ़ लिया। उस जमाने में इन्वेस्टमेंट किया गया, उसका रिटर्न यहां पे मिलता हुआ दिख रहा है। शुभंकर हमारे साथ जुड़ चुके राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुभंकर, मोदी का जादू चला या फिर नीतीश का जादू अभी बरकरार है, एग्जिट पोल के हिसाब से चले तो? लक्ष्मण जी नमस्कार। मुझे लगता है जो प्रतीक जी ने बात की, ये बिहार में नीतीश जी का और मोदी जी का मिला जुला जादू है, अगर आपके एग्जिट पोल सही दिखा रहे। वैसे इसके दिगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शायद मेरा जो अपना अनुमान है कि एनडीए की सरकार बनती हुई तो जरूर दिखेगी, बट आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई मुझे दिख रही है। और चर्चा को अगर आगे बढ़ाते हुए बोले तो मुझे ये लगता है कि आरजेडी अगर ये चुनाव अकेले लड़ती या उनके सहयोगी कुछ कम होते तो शायद इस चुनाव की और इन नतीजों की तस्वीर कुछ अलग होती। आरजेडी अपने सहयोगियों की वजह से अगर डूबी है तो उसका कारण उसके साथ उसकी सहयोगी पार्टियां ज्यादातर जिम्मेदार है। और जहां तक रहा सवाल जो प्रतीक जी ने बातें की, तुलना करने की, एमवाई फैक्टर के जिंदा रहने की, 35 के ऊपर के लोगों की जो आज घर में डिसाइडिंग फैक्टर है, माता पिता बन चुके हैं, बच्चे उनके भी वोटर बन चुके हैं, वो जंगल राज से जब तुलना करते हैं तो चीजों को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उसके अलावा जो 10,000 रुपए वाली स्कीम अभी लाई गई, जो एक तौर पर सीधे सीधे अगर बोला जाए तो मतदाताओं को रिश्वत देने की बैकडोर कोशिश थी, उसका भी असर दिखाई दे रहा है। तो मिला जुला के मुझे तो ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव का दांव शायद फिर से कांग्रेस की वजह से गड़बड़ हो गया है, और कांग्रेस ने एक बार फिर से ये प्रूव किया है कि वो अपने साथ रहने वालों का बेड़ा गर्क करके ही मानती है। लक्ष्मण जी, चलिए, तो ये हमारा जो एग्जिट पोल आया है अभी तक वो 121 सीटों में, यानी फेज 1 का आया है। और फेज 1 में न्यूज़ 18 मेगा एग्जिट पोल जो तस्वीर दिखा रहा है, अगर आप उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लें उसी हिसाब से, तो एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन हमारा दूसरे फेज का एग्जिट पोल आना भी बाकी है। लेकिन जैसा कि लक्ष्मण जी बातचीत कर रहे थे, जो अलग अलग पोल्स हुए हैं उनके रिजल्ट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, और उनमें ज़्यादातर में पूरी संख्या बताई जा रही है। और उस संख्या को अगर आप मद्देनजर रखते हैं तो आपको साफ साफ दिखता है कि एनडीए सरकार बनाती हुई तो दिख रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है।
अभी तक के एग्जिट पोल के हिसाब से। प्रतीक जी, आप बिहार गए, घूमे, देखिए आदमी एक सेंस तो बनाता है। तो अगर ये नतीजे आने वाले हैं जिसमें कि बिना किसी बाधा के एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, तो फर्स्ट रिएक्शन में आपको क्या लगता है कि 2-3 चीजें क्या हो सकती हैं जो काम कर गई? जैसे मैंने पूछा कि मैं आपसे बताऊं कि शायद मैं पटना से मैं लौट रहा हूँ बेगूसराय से पटना के बीच में, मैं उस पुल है, वो तमाम सारी चीज़ें हैं, वो लोग वो देखिए वो एक बहस है कि पुल से क्या होगा, सड़क से क्या होगा। एवरीबडी नोज कि पुल से क्या होता है, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं और दर्शक हम सारे लोगों से बहुत बेहतर जानते हैं कि सड़क से क्या होता है, पुल से क्या होता है। वो उस बहस पे मैं नहीं जा रहा। तो मैंने पूछा, एक बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैंने पूछा कि भाई ये बताइए कि क्यों, आखिर वाई। तो कहने लगे देखिए साहब, मुझे तो सीधे सीधे बहुत एकदम नीचे लेवल की एक बात बता रहा हूँ। उसने कहा कि देखिए मुझे तो ये लगता है कि जो ये चल रहा है ये लंबा रुक सकता है अगर कुछ मेजर चेंज हो जाए। तो मैंने कहा जैसे क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई दूसरी सरकार आएगी नई ऊर्जा के साथ, बल्कि ज्यादा तेजी से काम चलेगा। बोले नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है कि कुछ डिले हो सकता है और बहुत सारे चेंज हैं। दूसरी बात, ये चेंज अगर आ गया तो ये प्रोजेक्ट्स जो मेरे आसपास चल रहे हैं ये रुक जाएंगे, डिले तो हो ही जाएंगे। दूसरी बात, कोई भी शख्स कहने को तो बड़े आसानी से कह सकता है कि नीतीश जी की बुराई कर दे, ऐसे बोल दे कि मानसिक और इन तमाम सारी चीज़ों पर बात कह दे, लेकिन सच ये है कि नीतीश जी के खिलाफ बोलने वाला और नीतीश जी के अगेंस्ट एकदम जाके बोलने वाला, मुझे विपक्ष में भी बहुत विपक्ष वाले परिवार के लोग भी नहीं मिलते हैं। वो ये नहीं कहते कि नीतीश जी ने कुछ नहीं किया, वो कहते हैं हाँ नीतीश जी ने किया, लेकिन रोड बनी है, लेकिन रोड से क्या होगा, यहां पे आके बात हो। तो ये फैक्टर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी को लेकर भी बहुत सारे लोग इमोशनली भी थे कि नहीं, वो फैक्टर काम कर रहा है, बहुत तेजी से काम किया। और उसके बाद बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो बीजेपी के साथ था, वो कहीं जैसे एमवाई फैक्टर है, मुझे ऐसा लगता है एमवाई फैक्टर में कहीं कोई बहुत मेजर डेंट नहीं लगा हुआ दिखाए मुझे, नहीं दिखा। चाहे मैं उस मधेपुरा के साइड कर रहा हूं, चाहे मैं इधर शाहबाद में भी आया हूं, मुझे कहीं कोई डेंट नहीं दिखता है ऐसा मेजर। हाँ, एक चीज जरूर मुझे लगी ऐसा जिसको मुझे कहना चाहिए, हो सकता है वो बहुत छोटा सा डेटा हो और उसको बहुत एक्सप्लोर करने की जरूरत हो। कुछ दलित हैं जो मुझे इस बार लगे कि वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की ओर दिखे, लेकिन वो एक स्मॉल साइज है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि हम आरजेडी की तरफ या महागठबंधन की तरफ हम देखते हैं, या मुझे चाहिए चेंज। लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 25 साल है, या जिनकी उम्र 26 साल या 27 साल की उम्र है। तो ये वो लोग हैं जो ये महादलित या दलित परिवार से आते हैं, वहां पे ये बात देखने को मिली। लेकिन ये जो बात आप कहते हैं कि मोटे तौर पे अगर ओवरव्यू देखें, ईगल आई व्यू से देखें कि सरकार क्यों बनती हुई नजर आ रही है, अगर ये आंकड़े सही हैं, ये पूर्वानुमान अगर अनुमान सही बैठता है तो क्यों, तो उसमें यही लगता है कि वो रियलाइज करते हैं कि बिहार चेंज के पथ पर है, दिखा है, एंड ही हैज डिलीवर्ड। ये बात सबको मालूम है, कोई डिनाई नहीं करता कि यस ऑफ कोर्स नीतीश गवर्नमेंट हैज डिलीवर्ड। इसमें प्रतीक जी एक सवाल पूछूं मैं कि अगर आप सर्वे को देखें तो मैंने देखा कि 2020 में जेडीयू को 23 सीटें मिली थी और अभी 35 से 45 सीटों का अनुमान हम लोग दे रहे हैं। फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं। ये एनडीए के सारे गठबंधन में सबसे ज्यादा माइलेज इन्हीं को मिलता हुआ दिख रहा है। ये गठबंधन का असर है या फिर नीतीश बाबू के प्रति अभी भी वोटरों का आकर्षण का असर है? देखिए, नीतीश बाबू को लेकर चाहे मैं साउथ ऑफ बिहार यानी मैं गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, जमुई की बेल्ट से घूमूं और वो वहां पर पार्टियां दूसरी लड़ रही हैं, आपको अंदाजा है, वहां दूसरी पार्टी एनडीए की दूसरी घटक लड़ रहे हैं। और चाहे मैं इस तरफ बढ़ूं, आरा और आरा की तरफ बढ़ूं और बक्सर की तरफ आऊं, नीतीश को लेकर मैंने एक बात आपसे कही कि नीतीश जी को लेकर एकदम खिलाफ, एकदम ब्लंटली कोई बोलने वाले व्यक्ति मुझे कम से कम नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि बाबूजी की स्थिति नहीं ठीक है, अब वो स्थिति नहीं ठीक है, ये वो कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ही हैज डन, ही हैज डिलीवर्ड, वो उन्होंने दिया है और उन्होंने किया। तो एक वोटर का जो एक
रुझान है जिसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं, वो उस अंदाजे में वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। उनको लगता है कि इन्होंने मेरी फिगर बदली है, इन्होंने मेरी तस्वीर बदली है। हाँ, इश्यूज बहुत सारे रहे हैं जिस पे आप लगातार सरकार में रहें तो वो इश्यूज रहे, हाँ उस पर नाराज़गी है, वो कि हम चाहे बिहार के बाहर जाते क्यों हैं, हम पलायन का मुद्दा सबसे ज़्यादा उठाने वाले प्रशांत किशोर जी हैं, तो वो बात कहते हैं। लेकिन शराब के बारे में की बात अगर हम आए तो 1 हफ्ते के अंदर हम उसको खोल देंगे। इस पे पक्ष भी है, विपक्ष भी है, तो तमाम सारे इश्यूज हैं। वो सारी चीज़ें कैंपेन में लगातार दिखती रही हैं। हमारे सहयोगी मनोज जी आपसे सवाल पूछेंगे प्रतीक जी, लेकिन एक सवाल मैं पूछ लूं कि चिराग पासवान का आखिर क्या माजरा है? चिराग पासवान चुनाव गठबंधन जब बन रहा था, सीटों का बंटवारा हो रहा था, उस टाइम भी सबसे चर्चा के केंद्र में थे, सबसे ज्यादा बार्गेन करते रहे, सीटों में भी सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से बार्गेन किया। 13 सीटों पर लड़े, पहले फेज की बात कर रहा हूं, अनुमान में कह रहे हैं या तो मिलेगा, अभी तो 5 मिलेगा। लक्ष्मण जी, मैं अगर सीधे सीधे कहूँ बिल्कुल पॉलिटिकल वे में कहूँ इसको, कि अगर आप पॉलिटिकल लीडर होते और पॉलिटिकल किसी पार्टी को लीड कर रहे होते और आपने लोकसभा में इतनी ही परफॉर्मेंस किया होता तो बार्गेन आप भी ऐसे ही करते और करना चाहिए। और इसका ठीक विपरीत अभी जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे थे कि अगर आरजेडी ने अकेले लड़ा, और मैं भी मानता हूं कि अगर वो कहीं स्ट्राइक रेट कहीं गड़बड़ हुआ तो एक फैक्टर वो भी हो सकता है, और पिछली बार वो हुआ था जब 70 में 19, हाँ इफ आई एम राइट 19 ही रह गई, तो स्ट्राइक रेट गड़बड़ वहीं से हुआ 2020 में। तो ये बात भी सही है कि वो जो फैक्टर है उन्होंने बार्गेन किया, और ये बात भी बिल्कुल सच है कि कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं, वो तो मैं 14 तारीख को जब हम लोग विश्लेषण कर रहे होंगे, कुछ पॉकेट ऐसी हैं जहां पर एलजेपी रामविलास पाटिल जी का कोई बैंक नज़र नहीं आता या वहां पे उनकी से नज़र नहीं आती है, लेकिन फिर भी उनको वहां पे सीट मिली है। ठीक ऐसे ही कुछ एक सीट और मैं बताता हूं, बड़ी रोचक है कि मैं बिल्कुल झारखंड के बॉर्डर पे सुल्तानगंज में बांका के बिल्कुल बगल वाली सीट जो है वहां पे पहुंच गया। वहां कांग्रेस भी लड़ रही है, आरजेडी भी लड़ रही थी, और बड़ी रोचक लड़ाई है वहां पे, दोनों लोग लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और बीजेपी वहां भी मौजूद है। यानी कांग्रेस का भी कैंडिडेट है, आरजेडी का भी कैंडिडेट है, और बीजेपी का भी कैंडिडेट है। तो ये जो एक चीज आई कि हम एनडीए हैं और एकजुटता के साथ, यानी अपनी मैनेजमेंट को, इलेक्शन मैनेजमेंट को, सीट शेयरिंग पे नाराजगी होती ही होती है, उसको किसी तरह मैनेज कर लिया। चलिए, तो समय बहुत कम बच गया, इसलिए प्रतीक जी आपको बीच में रोक रहा हूं। एक कमेंट शुभंकर जी से भी चलते चलते ले लिया जाए। शुभंकर जी, देखिए, जो चल गया उसकी बात हमने कर ली, लेकिन क्या ऐसा था जो दिमाग में था या जिसको जो इस परिणाम के दूसरे तरफ का परिणाम दे सकता था, जो फैक्टर नहीं चला, वो क्या चीजें ध्यान में रखने लायक है जो कि आरजेडी या महागठबंधन के पक्ष में थी, लगता है चली नहीं? देखिए, आरजेडी के पक्ष में अगर वो एंटी इनकम्बेंसी को लेकर खेलते तो बहुत अच्छा खेल जाते, लेकिन उनके साथ जो मैंने आपको पहले बोला, बहुत बड़ा एक डेडवेट था उनके सहयोगियों का। आरजेडी के साथ एक ही सहयोगी है जिसने ढंग का परफॉर्मेंस पहले भी किया है और इस बार भी करेगी, वो है सीपीआई-एमएल। सीपीआई-एमएल का जो काडर वोट है, जो प्रतीक जी भी बता रहे थे कि कुछ दलित परिवारों से या कुछ दलित वोटर्स का एक उनको ग्रुप मिला जो कि आरजेडी की तरफ जा रहा था, वो आरजेडी की तरफ नहीं, महागठबंधन की तरफ जा रहा था। और महागठबंधन की तरफ जाने का कारण उनका जो काडर बेस है वो आईपीएफ जो पुरानी पार्टी थी और आज के डेट में काफी सालों से सीपीआई-एमएल के नाम से जानी जाती है, और सीपीआई-एमएल का काडर बेस है। तो वो काडर जो बेस्ड पार्टीज हैं, उसमें बिहार में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है जिसका काडर कहीं नहीं हिलता तो वो आरजेडी है, उसके बाद आईपीएफ है, मतलब सीपीआई-एमएल है, और तब बीजेपी। चलिए, तो इस वक्त हमारे पास समय थोड़ा कम है इस सेगमेंट में, इस बुलेटिन में, लेकिन हम तो इस पर लगातार जारी रहेंगे। और अभी आधे ही नतीजे हमने दिखाए हैं न्यूज़ 18 मेगा एग्जिट पोल के, जिसमें हमने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा सैंपल साइज और आधी विधानसभा सीटें कवर की हैं। हज़ारों 25,000 के करीब हमने वोटर्स को सर्वे किया है, पोस्ट पोल सर्वे किया है। तो तमाम नतीजे आप CNBC आवाज़ पर देख सकते हैं। लगातार हम इस पर बने हुए हैं। फिलहाल शुभंकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रतीक जी, लक्ष्मण जी आपका भी शुक्रिया, नमस्कार।